Hello everyone, I Dr. V. Shrivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers an Innovative Way of Learning। पिछले लेक्चर्स में हम सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर्स के वीडियोस देख रहे थे। उसमें जो शुरू के टॉपिक्स है वो आपको बताए गए, बीच में कुछ कैजुअलिटीज़ की वजह से ये वीडियो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। आगे हम वीडियो लेक्चर्स को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप वीडियोस को देखते रहिए, जो प्रॉब्लम्स हो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अपने व्यू ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो सेक्शन बचा हुआ था उसमें पहला सेक्शन हमें देखना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जो सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद इसकी सहायता से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमें डिफाइन करना होगा। पहले हम ये देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली कैलकुलेट करते कैसे। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में अगर निकालना है तो एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का और फिर उसको टेबुलेट करके दिखाएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound contains 40% carbon and 6.67% hydrogen. Its molecular weight is 30. Find out the empirical and molecular formula of the compound। ये क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 40% कार्बन है और 6.6% हाइड्रोजन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है। हमें फाइंड आउट करना है कि इसके एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल होगी इस तरह से। सबसे पहले मेंशन करते हैं यहाँ पर एलिमेंट
फिर यहाँ मेंशन करेंगे परसेंटेज, एलिमेंट्स के परसेंटेज को, फिर यहाँ मेंशन करते हैं एटॉमिक वेट, और उसके बाद से यहाँ निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और फिर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर रेशियो ऑफ मोल्स। और फाइनली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इस कॉलम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये फाइंड आउट करते हैं। तब इसमें एलिमेंट्स हम देख रहे हैं कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, और परसेंटेज अगर ऐड करके देखें तो पता चलेगा यह परसेंटेज जो होता है वो लेस देन 100 है। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर जो एलिमेंट्स की परसेंटेज दी गई है वो 100 नहीं है, तो हमको जान लेना चाहिए कि उसमें रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की है। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं इसमें परसेंटेज ऑक्सीजन, और इसको फाइंड आउट करेंगे 100 माइनस परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, तो 100 माइनस 40 और प्लस 6.67, यानी वैल्यू हो गई है 100 माइनस 46.67, और ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 53.33। तो यहाँ मेंशन करेंगे एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स यहाँ पर होगा पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हो गए। कार्बन की परसेंटेज है 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.67 और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.33। कार्बन का एटॉमिक वेट 12.01, हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन का 16। तो अब ये डिवाइड करेंगे हम, ये निकालना है हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? जो परसेंटेज दी गई है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये जो परसेंटेज दी जाती है वो मास परसेंट होती है, यानी हम ये मान लें कि कोई कंपाउंड है उसका 100 ग्राम हमारे पास है। जैसे इसी केस में देखें कि जो कंपाउंड दिया गया ऑर्गेनिक, उसका मास हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम है। तो जो डाटा है उसके अनुसार इसमें 40 ग्राम कार्बन है, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन है और 53.33 ग्राम जो इसमें ऑक्सीजन है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो निकल जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। यानी कार्बन के केस में 40/12.01 और इसमें लिखेंगे 6.67 डिवाइडेड बाई 1.008 और इसकी वैल्यूज़ में 53.33 और डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये वैल्यू आती है 3 डिवाइड कर दे 3.33, ये वैल्यू आएगी 6.62 और इस वैल्यू को अगर डिवाइड करके देखें तो ये वैल्यू भी हो जा रही है 3.33। तो ये आ रहा है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करेंगे, मोल्स का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 3.33
अपॉन 3.33, ये वैल्यू 1 हो गई। और इसमें 6.62, इसको डिवाइड करेंगे 3.33 से, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.99, और ये 3.33 है, इसको 3.33 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के। यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर मेंशन करें तो हम इसे 1.99 को हम 2 कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस यहाँ पे वैल्यू होगी 1, ये हो गई 2 और ये हो गया 1। तो इस तरह से हमने जो फाइंड आउट किया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, अगर यहाँ मेंशन करें राइट साइड में, तो रेशियो अगर बताएं यहाँ पर तो रेशियो होगा C/H/O इक्वल्स टू हो गया ये 1:2:1। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसे हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कार्बन का एक एटम आ रहा है तो C, हाइड्रोजन के 2 आ गए रेशियो के हिसाब से तो ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 हो गया तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया इसका CS2O। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बार फिर समझ सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो परसेंटेज दी जाती है क्वेश्चनेयर्स में वो एक्चुअली मास परसेंट होती है, और अगर उसका सम अगर 100 नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं उसमें रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की है। तो उसके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के जो परसेंटेज दिए जाते हैं उन परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद से 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया। तो इससे हमको ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाती है। अब ये जो परसेंटेज आता है इस परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक वेट से, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाती हैं, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है उससे हम सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलता है रेशियो ऑफ मोल्स। अगर इसमें कोई नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है और अप्रॉक्सीमेट में अगर सिंपल होल नंबर के है तो उसे हम उस सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा कि इसमें 1.99 को हमने 2 में कन्वर्ट किया है। तो इसमें रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आया वो रेशियो हो गया कार्बन = हाइड्रोजन = ऑक्सीजन 1:2:1 के। तो ये रेशियो हो गया इसमें, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला इसका हो गया CS2O। अब हमें चूँकि फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो आएगा ये एटॉमिक वेट्स के करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल देते हैं। डायरेक्ट इसको मेंशन करें, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं और एक एटम का अप्रॉक्सीमेटली 1, तो ये हो गया 2, और प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। हम ऐड कर दें इसको तो ये वैल्यू आती है 30 की। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट है इसका 30, तो हमें निकालना होगा रेशियो ये कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एम्पिरिकल फार्मूला मास के कितने टाइम्स है। तो टाइम्स के लिए n, और यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला मास, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट भी 30 है और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 30 है, ये वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, n की वैल्यू 1 है और एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। तो ये जो वैल्यू इसकी आ जाएगी मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ये भी आ जाएगी CH2O। अब इसमें ये कैलकुलेशन तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स की एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर इसमें भी है और ये नंबर इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है। जनरली ये दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो फार्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं चीज़ों को कि एम्पिरिकल फार्मूला मीन्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड and molecular formula means the actual number of atoms of various elements in a compound। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताने की कोशिश की कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी सहायता से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ और मेंशन कर सकते हैं, कभी कभी ये मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास नहीं मेंशन होता है। ऐसे केसेस में हमारे पास जो डाटा मिलता है उस डाटा में वेपर डेंसिटी दी जाती है। तो ये जो वेपर डेंसिटी है Vd, इसका जो कोरिलेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट से, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू Vd। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमको वेपर डेंसिटी दी जाती तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू इस क्वेश्चन में, अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता, ये मॉलिक्यूलर वेट 30 नहीं दिया होता, यहाँ पर जो वेपर डेंसिटी होती वो 15 होती। तो 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया एक सिंपल वे में कि हम किसी कंपाउंड में अगर परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो हम कैसे उसके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट है वो आपकी समझ में आया होगा, और आगे भी हम रिमेनिंग पोर्शंस को कंटिन्यू करेंगे। वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत ही वैल्यूबल हैं। मेनी थैंक्स।